हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बीपीएससी एडीओ और बिहार सीजीएल यानी सचिवालय सहायक के परीक्षा के लिए आपको मैथ का जो बिहार स्पेशल जो बुक है, अगर मैं बात करूँ आपके किरण पब्लिकेशन और यूथ कंपटीशन, दोनों बुक का कंप्लीट जो क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में कराया गया है। यहाँ पर प्रतिशत के जो भी क्वेश्चन है उसको भी शॉर्ट ट्रिक जिस तरीके से आप काफ़ी कम समय में शो कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि 50.8% लोग हिंदी लेते हैं और 64.2 अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? दोनों लेते हैं। आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पर दिया गया है कि जो हिंदी लेने वाले लोगों की जो संख्या का परसेंटेज दिया गया है 50.8% है और इंग्लिश जितने छात्र लेते हैं उनका परसेंटेज दिया है 64.2% है। ओवरऑल आपको टोटल जो है नंबर में दिया गया है 500 है और आपसे पूछा गया है कि दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेने वाले छात्रों की आपको संख्या निकालनी है। आपको पता है कि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होगा। यहाँ पर हिंदी के 50.8% और इंग्लिश का 64.2% है। दोनों को जोड़कर आप उसमें से 100 घटा दीजिएगा तो दोनों सब्जेक्ट में जितने भी छात्रों का प्रतिशत होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग को बोथ निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, जैसे कि 50.8 प्लस 64.2 और ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज में ही रहेगा और माइनस कर देंगे आपका 100, क्योंकि हमेशा जो भी संख्या होती है वो 100% ही होती है। ये 100 में से आप घटा देंगे, यहाँ पर निकल के आएगा। इसको जोड़ेंगे हम लोग हो जाएगा, देखिए 8 और 2 जोड़ेंगे तो मिलकर 10 मतलब 1 बन जाएगा और यहाँ पे 60 और 50 114 115 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 115% माइनस 100%। 115 में से आप 100% को घटाइएगा तो आपका आएगा 15%। मतलब दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों छात्रों की जो संख्या है वो 15% है और ओवरऑल आपको 500 दिया गया है। मतलब आपको नंबर में निकालने के लिए क्या होगा कि 500 का आपको 15% निकालना पड़ेगा। आप इसको फिर जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 15 जो कि होता है 75। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर निकालना है कोई अलग से ट्रिक नहीं है, क्योंकि सिंपली आपको पता है कि अगर एक सब्जेक्ट की इतना लोग परसेंट लेते हैं, सेकंड परसेंट में जो सब्जेक्ट है उसको इतना परसेंट लोग लेते हैं, अगर आपको कुल ओवरऑल निकालना होता है तो दोनों को जोड़कर 100% से आप निकाल दीजिएगा तो ओवरऑल आपका निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का आपको अंतर दिया गया है। दो संख्याओं का अंतर 840 है। एक संख्या 5% है, दूसरी संख्या का 15%। मतलब एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 15% के बराबर है। देख मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है x और सेकंड नंबर मान लेते हैं y, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जैसा हम लोग ये चीज़ नहीं लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा जाता है। सिंपली आप लोग एज्यूम करके डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो आपको कहा रहा है कि पहली संख्या का 5% मतलब इसका 5% जो है इसका 15% के बराबर है। और यहाँ पर दोनों का रेशियो निकल जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3y। अगर y को हम इधर ले जाएंगे तो x बटा y बराबर हो जाएगा 3/1। मतलब x एंड y के अगर हम रेशियो की बात करें तो वो आपका आ गया 3:1। यहाँ पर दिया गया दोनों का अंतर 840 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर 840 है। मतलब 3 - 1 का जो वैल्यू दिया गया है, 2 का मान दिया गया है 840। यहाँ से 1 का मान निकल के आ जाएगा, 2 से कटाइएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 0 मतलब 1 का मान आ गया 420। देखिए y का वैल्यू तो एक ही है और आपको x को क्या करना है 3 गुना कर देना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको 420 गुना 3 करना होगा और यहाँ पर y का मान तो 420 होगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 420 सिर्फ एक ही जगह पर है, तो ये मल्टीप्लाई करने का भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। सिंपली आपने देखा कि y के प्लेस पर जो हमारी संख्या है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2021 में मेट्रो शहर भागलपुर की जनसंख्या यहाँ पे 4,87,000 थी। यदि यह 2% की दर से सालाना बढ़ती है तो 5 साल बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सिर्फ ये कैलकुलेटिव दिया गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर आपके पास ये परीक्षा में आएगा तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि आपके माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए।
तो इसको क्या बनाने का जो तरीका होगा, इससे कि पहले आपकी जो संख्या बताया जा रहा है कितना है, 4,87,000 है। हर साल कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है। मतलब अगर जनसंख्या अभी 100% है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 2% अधिक, मतलब 100 में आप 2% जोड़ दीजिएगा, मतलब 102% हर साल बढ़ रही है। अगर यहाँ से हम परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, और यहाँ पे कटा दीजिएगा तो 50 से, और ये कट जाएगा 51 से, मतलब आपका जो रेशियो आएगा 51/50 आ जाएगा। तो इसका आप 51/50 कितने बार में, 5 साल में है, तो 5 पावर करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी टफ है। यहाँ पर ये वाला 4,87,000 गुना 51 को 5 बार, उसके बाद आपका बटे में जो 50 है उसको भी 5 बार कैंसिल कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग डिवाइड दे देंगे। देखिए सिंपली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो 3 जीरो है कैंसिल हो जाएगा, इसके 3 जीरो से 1 2 3, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, दो सबको मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, आई होप आप लोग ये कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की जनसंख्या आपकी 16,500 है, यदि वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। गांव की जनसंख्या कितनी है, 16,500 है, हर साल कितने प्रतिशत के रेट से बढ़ रही है, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। कहने का मतलब अभी जनसंख्या अगर 10 है तो अगले साल कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, मतलब अभी जनसंख्या 10 है तो अगले साल क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। परसेंटेज इंक्रीजमेंट इसी तरीके से होता है। आपको कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए दिया गया है, मतलब 16,500 का आप 2 बार 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 ये जीरो जो है, ये जीरो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो आपका बचेगा 165 और गुना आपका 11 गुना 11। आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक पता होगा। अगर दो संख्याओं के बीच में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ उसको जोड़ते चले जाते हैं। मतलब अगर 165 गुना, अगर मैं 11 की स्पेशली बात करूँ तो 5 का 5 आगे वाले में जोड़िए, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 6 1 7 1 8 और 1 का 1, मतलब 1815 आ जाए। 165 गुना 11 जो आपका आएगा 1815। फिर आपका बचा 11, क्योंकि हमने एक ही बार 11 से मल्टीप्लाई किया। सेम उसी तरीके से इसको आपको करना है, आगे वाले के साथ जोड़ते जाना है। 5 का 5 लिख लीजिए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 1 मतलब 199 65। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की जो जनसंख्या है आपकी 35,28,000 है, कह रहा है कि यह 5% सालाना की दर से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इंक्रीजमेंट वाले, घटने वाले, आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5% की दर से बढ़ रही है। 5% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो होता है 1/20। क्योंकि ये बढ़ रहा है, मतलब सभी जनसंख्या 20 है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या जो दिया गया है आपका 35280000। उसके बाद ये आपको 21 22 20 आपको 3 साल के लिए दिया गया है, तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे करना पड़ेगा। 21 22 20, 21 22 20, ये जो 3 जीरो है ये कैंसिल हो जाएगा इससे। उसके बाद नीचे जो बचा आपका 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 से कटाएंगे इसको, 2 से कटेगा 1 बार में, ये 15 हो जाएगा। तो 2 7 14, उसके बाद 2 6 का 12, 2 चौका 8, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इस 2 से भी आप कटाइएगा तो कट जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, इससे भी कटाइएगा तो भी कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और ये 2 एकम। तो आपका जो निकल के वैल्यू जो आया वो 441 गुना 21 गुना 21 गुना 21, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब लोग आसानी से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या इतनी है और 5% की दर से सालाना बढ़ रही है, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। इसको आप अपने से PDF को डाउनलोड करके कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं आपको सब क्वेश्चन को रख लिया हूँ। तो PDF डाउनलोड करके आपने से इसको बना लीजिएगा, सेम पैटर्न का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी जो है कैरम खेलते हैं। मान लेते हैं कि ये वाले कैरम खेलने वाले का हो गया,
और ये वाली आपका शतरंज का हो गया। मतलब इसको अगर मैं मान लूँ तो कैरम खेलने वाले हैं और ये आपका होगा चेस खेलने वाले हैं। कहा क्या रहा है कि 60% जो है कैरम खेलते हैं, मतलब ये है 60% की वैल्यू। और जो है 45% लोग क्या है चेस खेलते हैं, 45% लोग चेस खेलते हैं। और 10% ना कैरम खेलते हैं ना शतरंज खेलते हैं। मतलब इन अगर जो भी नहीं खेलते हैं उन लोग हमको बाहर रखते हैं, ये 10% बाहर है। ठीक है, अगर इस तरीके से ये बनता है, जो डायग्राम बनता है, जो नहीं खेलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, इसे आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 10% लोग कुछ भी नहीं खेलते। तो आपसे पूछ रहा है कि केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। आप लोगों को पता है कि इसको दोनों को जोड़कर आप 100 से घटाते थे तो दोनों खेलने वालों की संख्या निकल जाती थी। ठीक है, अगर सारे लोग खेलते तो, लेकिन उसमें से 10% लोग नहीं खेलते हैं। आपको पता है कि ओवरऑल 100% होता है। 100% में आपका 10% लोग नहीं खेल रहे हैं, तो मतलब 100% में से आपको क्या करना होगा 10 घटाना होगा। 10 आप घटाइएगा तो जो आपका आएगा वो 90% में ही ये आएगा। मतलब ये जो भी लोग खेल रहे हैं ये 90% के अंदर के ही लोग खेल रहे हैं। अगर मैं दोनों के निकालने की बात करूँ तो इसका निकालने का क्या रूल्स होता है कि दोनों को जोड़कर जो भी टोटल होता है उसमें से घटा देते हैं। तो टोटल आपका 90% है, तो दोनों को जोड़कर आप 90% से घटा देंगे तो आपका दोनों निकल जाएगा कि मतलब बीच में कितने लोग खेल रहे हैं। तो देखिए अगर हम बोथ निकाल लेंगे, पहले कोशिश करेंगे, तो बोथ आपका निकल जाएगा 60 प्लस 45 माइनस 90। ये सब आपका परसेंटेज में ही है। किस में है? परसेंटेज में ही है। अगर मैं 60 और 45 को जोड़ूंगा तो ये आपका आ जाएगा 105, और 105 को आप 90 यहाँ पे घटाना होगा परसेंटेज के रूप में। अगर 105 को 90 घटाइएगा तो आपका आएगा 15%। मतलब 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। 15% ऐसे लोग हैं जो आपके दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या है केवल शतरंज, मतलब केवल चेस खेलने वाले। चेस खेलने वाले संख्या कितनी है? चेस जो खेलते हैं उनकी जो संख्या की बात करूँ तो वो है 45%। और ये 45% केवल चेस नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में बोथ भी है। तो ये आपको जो 15 है ये वाला आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि चेस तो यहाँ से लेकर यहाँ पूरा खेलता है लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये और ये वाला पोर्शन आपने निकाला कितना है? 15 है, जो कि यहाँ 15 निकल के आया। तो 45 में से आपको 15 घटाना पड़ेगा। तो ओनली चेस अगर बात करूँ, केवल चेस जो कि पूछ रहा है, ओनली चेस 45% माइनस 15%, तो जो आपका आएगा 30% ऑफ ओवरऑल। टोटल कितना दिया गया? 80 का। तो 80 का 30%, मतलब बात करूँ 80 का 30% आपको निकालना है। तो ये परसेंट हटाइएगा तो बटे में 100 चला जाएगा, तो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अब कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी या इतिहास अथवा दोनों लेते हैं। ठीक है, 66% हिंदी और 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए? देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसका बनाने का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, मैं आपको कई बार बता भी दिया हूँ। आपको करना क्या है, मान लेते हैं एक परीक्षा है। ठीक है, अगर ये है हिंदी लेने वालों की संख्या, और अगर मान लेते हैं ये इतिहास लेने वालों की संख्या, इस तरीके से, और ये बीच में जो होता है बोथ होता है। अगर कह रहा है कि अगर मैं इसको हिंदी मान लेता हूँ HND, और अगर मैं हिस्ट्री मान लेता हूँ HIS, कह रहा है कि यहाँ पे जो 60% लोग हिंदी लेते हैं, ये 60% आएगा। हिंदी मतलब ये जितना ये वाला जितना पोर्शन है ये टोटल इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि ये बोथ हम लोग को निकालना है तो बोथ भी होता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 59% है। ठीक है, अब इसमें टोटल अगर नंबर दिया गया है, टोटल जो संख्या दिया गया है वो कितना है आपका? तो 3000 है। आपसे पूछा है कि बोथ दोनों हिंदी और इतिहास दोनों पार्ट यहाँ पर लेने वाले छात्रों की संख्या, मतलब ये वाला आपको निकालना है। इसका निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि दोनों को जोड़कर जो भी परसेंटेज है दोनों को जोड़कर ओवरऑल से घटा देते हैं। देखिए परसेंटेज में है तो टोटल जो परसेंटेज होगा वो 100% होगा। तो अगर हम बोथ निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 64 66 प्लस 59, और इसमें से क्या घटा देंगे 100। इसको जोड़िए, 60 और 50 कितना होगा 110, और 9 6 15 कितना होगा, 9 6 15 हो जाएगा, 110 15 125, मतलब 125 माइनस 100, जो कि ये सारा परसेंटेज में चल रहा है। 125 में से 100% आप घटाइएगा तो आपका आएगा 25%।
और ये 25% की क्या है, तो बोथ है, मतलब दोनों मिलाकर यहाँ पे लोग 25% लोग हिंदी और हिस्ट्री दोनों लेते हैं। ओवरऑल आपका 3000 दिया गया है, 3000 का आपको 25% निकालना है। तो नंबर में निकालना चाहूँ तो नंबर आ जाएगा 3000 का 25%। ठीक है, प्रतिशत निकालना है कि क्या रूल होता है, आप इसको प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 कर दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 25 तियाई 75 मतलब 750 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूँगा, जैसे कि 3000 का, यह जो 3000 दिया गया था, ठीक है, इसका आपको 25% निकालना था। तो 25% निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पेन उठाए भी आप इसको कर सकते थे। देखिए 50% इसका आधा हो जाएगा, मतलब 3000 का आधा कितना होता है, 1500, 50% हो जाएगा। 50% का आधा करेंगे तो 25% हो जाएगा, मतलब 1500 का आधा कीजिएगा 750 आएगा, 750 25% हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ से स्किप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति अपने आय का 66.2% खर्च करता है। देखिए पहला आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना होगा, अगर 66.23% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/3 होता है। अगर मैं कहूँ 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/3 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1/8 होता है। अगर मैं इसे आपसे कहूँ कि 8.8/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 1/12 होता है। इस तरीके से जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 66.2/3% खर्च कर रहा है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 66/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। मतलब अगर ओवरऑल 3 है तो उसका 2 भाग खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, तो रिमेन बचा आपका 1/3। रिमेन कितना बचा, 1/3। और ये बचाता कितना है, 1200। मतलब ये जो 1/3 का ही वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका 1200 है। ठीक है, 1/3 का वैल्यू 1200 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 1200 गुना 3, मतलब आपका आ जाएगा 3600। तो टोटल आपकी इसका सैलरी जो महीना है, आय जो है कितना आ गया, 3600। आपसे पूछा है मासिक खर्च, क्योंकि तो खर्च ये खुद ही बता रहा था कि 66.2/3% है। तो खर्च निकालने का क्या है, सिर्फ इसका हम लोग परसेंटेज निकाल दे देंगे, मतलब 3600 का 66.2/3 आपका निकालना है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, मतलब 3600 का आपको 2/3 निकाल देना है। इसको 3 से कटाइएगा, देखिए 3 से 1, 3 दूनी 6, मतलब 1200 आ जाएगा। और 1200 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 12 दूनी कितना हो जाता है, 2400। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मूल वेतन 7700 रुपये है, ठीक है, उसका महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132% हो जाता है, तथा कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़कर 22% हो जाती है। उसका वेतन कितना बढ़ा हुआ मिला। क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं व्यक्ति का जो मूल वेतन है, मूल वेतन कितना दिया गया है, आपको 7700 दिया गया है। और जो आपका महंगाई भत्ता है वो 125% पहले था, अब बढ़कर कितना हो गया, 132% हो गया है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति का जो मूल वेतन इतना है, ठीक है, उसका महंगाई भत्ता बढ़ा, उसके बाद उसका टैक्स भी बढ़ा, तो उसका जो पहले वेतन मिलता था और अभी जो वेतन मिल रहा है, दोनों में क्या अंतर है, मतलब कितना अभी उसका फ़ायदा मिल रहा है, कितना अधिक मिल रहा है, वो आपको निकालना है। मूल वेतन आपका 7700 सा, महंगाई भत्ता निकालना है आपको। तो महंगाई भत्ता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 125% आपको निकालना पड़ेगा, मतलब 7700 का 125% निकाल कर आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, ग्रोस सैलरी हो जाएगा। इसका हम लोग निकालेंगे 125%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा 125 गुना 77। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका महंगाई भत्ता निकल जाएगा। ठीक है, तो 125 गुना 77 इसे यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रफ में, 125 गुना 77, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 2 14 3 17 का 7 कैरी 1, 7 एकम 7 1 8, 7 5 सेम वही रिपीट हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 5 7 8। इसको जोड़ेंगे तो 5 7 5 12, 8 8 16 और ये 9625। तो ये कितना निकल गया, 9625। ये इसका महंगाई भत्ता निकल गया। ठीक है, तो महंगाई भत्ता के साथ यहाँ अगर मैं इसका मैं सैलरी कहूँ तो इसका जो आय हो जाएगा अभी 7700
साथ में आपको सैलरी का जो महंगाई भत्ता है 9625 ऐड करना होगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर 7700 जोड़ दीजिए, तो 5 का 5, 2 का 2, और यहाँ पे 6 6 12, 1 13 का 3, कैरी 1, 9 10 1 17, मतलब 17,325 रुपया हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या करें, 20% आपको टैक्स देना है। 20% टैक्स देना है, मतलब इसको सैलरी आय यहाँ पर कितना मिलेगा, टैक्स काट कर इसका आय कितना मिलेगा, टैक्स रिमूव करके, तो इसका 80%, मतलब 17,325 का 80% उसका जो आय हो जाएगा टैक्स को रिमूव करने के बाद। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 दे देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 को रहने देंगे, और यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए 8 5 40 का 40, कैरी 4, 8 दूनी 16, 4 कितना होगा 20, कैरी 2, 8 3 का 24, 2 26, कैरी 2, 8 7 56, 2 58, कैरी 5, 8 1 8 5 13, तो ये आपका आ गया, और बटा में है 10, तो ये 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आय हो जाएगा जो 13,860 रुपया, इसको टैक्स पे करने के बाद इसको इतना अमाउंट पहले मिलता था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव इसलिए है कि पहले आपको आय निकालना है, आय निकालने के बाद उसका जो डियरिंग अलाउंसेस है, जो आपका महंगाई भत्ता है, वो निकालेंगे, वो निकालने के बाद इसको जोड़ेंगे, जोड़कर हमारा यहाँ पे आय आ जाएगा। उसके बाद टैक्स को रिमूव करेंगे, टैक्स को यहाँ पर रिमूव करेंगे, जो बचा ये इसका नेट आय आ गया, मतलब इतना पैसा उसको मिल जाएगा सब कुछ काट कर। उसके बाद सेम उसके बाद कर रहा है कि जब उसका महंगाई भत्ता इतना बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 125% निकाले थे, अब उसका 132% निकाल कर इसमें जोड़ेंगे, और उसके बाद उसका टैक्स 22% घटाएंगे, तो फिर एक नया आय निकलेगा, और वो आय और ये वाला आय दोनों को आपको सेपरेट करके बता देना है। तो चलिए अब आफ्टर यहाँ पे ग्रोथ की बात करते हैं। सेकेंड बार में जब उसका इंक्रीजमेंट लग गया उसके बाद की बात कर रहा है। यहाँ पर उसका मूल आय कितना है, मूल आय तो आपको पता ही होगा 7700 है। अब इसका महंगाई भत्ता यहाँ पर निकाल लेते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7700 का कितना है 132% हो गया है, का 132% आप निकालिएगा, बटा में 100, ये 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब 77 को 132 में आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 132 गुना 77, 7 दूनी 14 का 4, कैरी 1, 17 के 21, 22 के 2, कैरी 2, 7 एक 50, 7 2 9, मतलब फिर यहाँ पे आएगा 4 2 9, जोड़िएगा 4 6 9 2 11 और 9 1 10, मतलब 10 64, ये कितना आ गया 10 64, 10 64, ये जो आपका निकल कर आया है ये क्या है, ये आपका महंगाई भत्ता है। क्या है, महंगाई भत्ता, सॉरी 10 64 नहीं होगा। अगर मैं इसको फिर से करने की कोशिश करूं, देखिए 10 64 नहीं था, 10 164 था, तो वहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, तो ये जो आपका निकल जो आया था 10,164 रुपया, ये इसका महंगाई भत्ता है। अब इसका सैलरी निकालेंगे तो इसका जो आय आ जाएगा, क्योंकि आय में हम क्या करेंगे, मूल आय में जो डियरिंग अलाउंसेस है, महंगाई भत्ता है, उसको जोड़ लीजिएगा 7700, साथ में आपको 10,164 ये जोड़ना है। ये इसको जब जोड़ेंगे तो जो आपका निकल कर आएगा वो आपका आ जाएगा टोटल आय। ठीक है, तो अगर इसमें 7700 आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 10,164 में आपको 7700 क्या कर देना है, जोड़ देना है। 10,164 में आपको 7700 जोड़ देना है। अगर इसको जोड़िएगा तो 4 का 4, 6 का 6 और 7 1 8 और 17, मतलब 17,864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17,864। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो आपका टैक्स है, जो कर है, उसको घटा देना है। इसमें से अगर हम देखिए कोई भी टैक्स 22% डिक्रीज करना है, मतलब उसका क्या होगा, तो उसको हमको 78% निकालना होगा। इसको या तो दो तरीका है, या तो इसमें से आपको 22% निकाल के घटाना होगा, या सिंपली आप इसका 78% निकाल दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका आय निकालने के लिए आय जो है टैक्स रिमूव करके अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 17864 का आपको कितना निकालना होगा, 78% बटा में 100 रहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है,
इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 100 से भाग दे देना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बार बार यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो आपका टाइम ही लॉस होगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 17864 इंटू 78 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1393392 और बटे में क्या है आपका 100 है। अगर मैं इसको 100 को हटाना चाहूँ तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल दे देना पड़ेगा, मतलब 13933.92। अब देखिए आपको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन आपसे कि जो पहले सैलरी है ये वाला, अभी जो सैलरी है ये वाला, दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में कितने का आपको डिफरेंस दिख रहा है। देखिए 13,933 है और 13,860 है, घटा दीजिए सिंपली 13,933 और 13,860, पॉइंट के बाद छोड़ दीजिए, कोई उतना डिफरेंस नहीं। अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है अप्रोक्स लगभग कितना आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए इसको घटाएंगे तो 3 का 3 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, और ये 73.92 अप्रोक्सीमेटली आप देखें अब 74 आपका बढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव है, मैं बार बार कहूँ क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव है और आपके परीक्षा में कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, तो इसका प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्र पर, 18% मकान पर, 7% अन्न पर खर्च करता है और परिवार की आय इतना है और बचा तो कह रहा है कि 15,000 बचाने के लिए कितने महीने लगेंगे। देखिए अगर यहाँ पर दो तरीका है, आपको टाइम सेव करना है तो ये जितने भी आपको खर्चे का परसेंटेज दिया गया सबको आपको माइंड में ही जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो आप लिख कर भी जोड़ सकते हैं। 30% प्लस 10%, 18% प्लस 7% कितना हो जाएगा, 30 10 40 और ये कि दोनों जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा 65%। ठीक है, मतलब 100 अगर ओवरऑल आय इसकी 100% है तो 65% वो खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है, तो उसके पास सेविंग हो रहा है 35%। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला कि आप माइंड में कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे 30 10 40 और 18 कितना होता है 40 और 18 58 और 7 कितना हो जाता है 65, सीधा सीधा आपको दिख रहा है 65% खर्चा कर दिया तो बचा कितना 35%। आपको मासिक आय दिया है 4,000, तो 4,000 का 35% कितना होगा। अगर मंथली अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो मंथली सेविंग जो इसका निकल कर आएगा 4,000 का कितना 35%, 4,000 का 35% आप निकालिएगा, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 का 20 के सोना और कैरी यहाँ पे कितना आएगा 2 4 3 12 2 14, 5 का 20 के सोना कैरी 2 4 3 12 2 14, मतलब यहाँ पर आपका जो आया वो 1400 आया, मतलब एक मंथ में 1400 रुपये बचा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि 15,000 रुपये बचाने में कितना उसको महीना लगेगा। सिंपल सा सवाल है कि एक मंथ में कितना बचा रहा है 1400 रुपया और उसको कितना रुपये बचाना है 15,000, तो 15,000 के लिए क्या करेंगे 15,000 को 1400 से भाग दे दीजिएगा तो आपका टोटल मंथ निकल के आ जाएगा कि कितने मंथ में वो इतना बचा सके। तो 00 कट गया, अब यहाँ पर देखिए 15,000 था ना, हाँ 00 से अभी दो से कटाइए, 2 7 14 और 2 से कटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 75, कितना बचा 75, 75 दूनी 150, तो इसमें आगे क्या करना होगा। देखिए वह इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको काम करते हैं डायरेक्टली, आपको दिख रहा है कि 15,000 है, ठीक है 15,000 है, वैसे करिएगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसको राउंड फिगर लेकर आप बना सकते हैं। जैसे कि 15,000 है, अगर ये 10 गुना होता तो कितना होता 14,000 होता, 10 गुना होता तो कितना होता 14,000 होता, 10 गुना से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, अगर मैं 1400 की बात करूँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 होगा और आपको कितना बनाना है 15,000, मतलब आपको दिख रहा है कि आपको 10 मंथ से थोड़ा सा अधिक होगा, तो लगभग 11 मंथ के आसपास ये चला जाएगा। ये भी राउंड फिगर में दिया गया, एग्जैक्टली मंथ आपका नहीं आएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, एक वृत्त का अर्धव्यास दोगुना करें, उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत चुनिए। मान लेते हैं अगर कोई वृत्त है, वृत्त का आपका क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो कंडीशन दे रही है कि अर्धव्यास दोगुना कर दे। अर्धव्यास किसको बोलते हैं, रेडियस को ही बोलते हैं। अगर मान लेते पहला कंडीशन में अगर रेडियस आर ही है और दूसरा कंडीशन में ये डबल हो जाता है तो 2r हो जाता है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे स्थान पर आपको r के स्थान पर क्या रख देना है 2r रखना है। यहाँ पर r के स्थान पर आपके r था
तो ये हो जाएगा पाई, आर के स्थान पर लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा पाई 4r स्क्वायर। पहले आपका कितना था पाई आर स्क्वायर, अब आपका बन गया 4r स्क्वायर। आपसे पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीजमेंट बताना है, मतलब क्षेत्रफल का प्रतिशत आपको कितना बढ़ा वो बताना है। तो मतलब तो इसको क्या करेंगे, आपको 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को घटाना है और क्षेत्रफल का परसेंटेज निकालने के लिए जो पहले था उसको बट्टे में दे देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको देखिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर आप घटाइएगा तो बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर, बटे में तो पाई आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा और ये 100 रहेगा। ये दोनों पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और 100 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 300% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो 300% बढ़ जाएगा। फिर से देखिए रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का अगर मैं अर्धव्यास दोगुना करता हूँ तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहला कंडीशन में मान लेते हैं कि उसका रेडियस जो है अर्धव्यास जो है आर है। दूसरा कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लियरली कर रहा है कि अर्धव्यास आपको दोगुना करना है, मतलब आर से 2r कर देना है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर r का r रखूँगा तो सिंपली पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा, और यहाँ पर r के स्थान पर आपको 2r रखना है तो इसका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इंक्रीजमेंट देखना है मतलब यहाँ पे तो 4 पाई आर स्क्वायर बन गया और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ही है तो 3 पाई आर स्क्वायर अधिक बना है। किससे बना है तो पाई आर स्क्वायर बना है, तो प्रतिशत निकालिएगा तो आपका 300% आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। कह रहा है कि चुनाव मतदाताओं की जो संख्या है उसका 20% ने भाग नहीं लिया। अगर मान लेते हैं टोटल मतदाता कितने हैं, टोटल आप अगर मान लेते हैं कि टोटल जो वोटर हैं वो कितने हैं 100% हैं। कितने हैं 100%, उसमें 20% ने भाग नहीं लिया तो भाग लेने वाले कितने हो जाएंगे, भाग लेने वाले हो जाएंगे 80%। ठीक है, टोटल वोटर का 80% लोगों ने चुनाव में भाग लिया। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 प्रत्याशी हैं राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला, कुल मत कितना है इतना है, इसका 42% मतलब 100 का 42% किसको मिलता है राम को, तो 100 का 42% तो 42 ही होगा। और दूसरा कह रहा है उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। मतलब देखिए अगर ये इसको 42% मिल गया और बचा टोटल था 80%, अगर 80% यहाँ पर है, ये 42% यहाँ से ले लिया है तो बचा कितना 38%, जो कि किसको मिलेगा श्याम को मिलेगा। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, जैसे कि क्वेश्चन खुद ही कर रहा है कि राम को टोटल का 42% मिला, मतलब 42% मिल गया और आपको पता है कि 80% लोग ही भाग लिए थे और 42 यहाँ पे ऑलरेडी इसको मिल गया तो बचा कितना 38%। वो 38% किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा सेकंड वाले को। सेकंड वाला कौन है श्याम है, तो श्याम को मिल गया। अब पूछ रहा है कि जो श्याम को उसने 400 मतों से हरा दिया, मतलब जो ये राम का जो वोट की संख्या है ये 42% और 38%, दोनों का डिफरेंस कितना है 400% है, सॉरी 400 है। तो मतलब ये 4% का जो वैल्यू दिया गया है आपको 400 दिया गया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% सिंपली यहाँ से अगर आप कटाना चाहें तो कट जाएगा 100 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है राम को कितना मिला, तो राम को मिला था 42%, 1% बराबर 100 होगा तो 42% मतलब यहाँ पर 4200 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ लॉजिक ये था कि ये राम वाले को इससे दे दिया था, आपको श्याम को इस वाले से निकालना था और कुछ नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, शरणार्थियों के कारण 1% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी। मानते हैं कि पहले जनसंख्या कितनी थी 100%, जनसंख्या पहले कितनी थी 100%, 4% तो बढ़ा ऐसे ही जनरली और 1% बढ़ रहा है आपका शरणार्थियों के कारण, मतलब ओवरऑल कितना बढ़ गया 5% बढ़ गया। मतलब 4% तो आपका जो बढ़ ही रहा है, 1% आपका शरणार्थियों के कारण बढ़ गया, तो पहले 100 था अब बढ़ गया 5%, मतलब 100 का 5%, तो ये कितना हो जाएगा 100 का 5% 5 ही होता है, मतलब 105% हो जाएगा 1 साल बाद, 1 ईयर आफ्टर। फिर कह रहा है कि दूसरे साल 2 साल तक हो रहा है, फिर अगले साल सेम पैटर्न होगा, मतलब अगले साल तो 105 हो ही गया। अब इसमें क्या बढ़ेगा, पहला तो 5% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 1% और बढ़ जाएगा, तो मतलब टोटल जो है 105 का आपको 5% फिर बढ़ाना होगा। ठीक है,
तो इस 105 का 5% आप निकालिएगा तो इसका अगर मैं 105 का 10% की बात करूँ तो 10.5 होगा। इसका हाफ करिएगा तो 5% हो जाएगा, मतलब 5.25% बढ़ रहा है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में 105 था, 5.25% बढ़ गया, मतलब 110.25% हो गया यहाँ पर। तो ये संख्या पहले थी 100, अब बढ़ के आ गई है 110.5, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है 10.5%। यही इसका ओवरऑल इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन यहाँ पर हो गया होगा कि यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा कि 4% ऐसे बढ़ रहा है, 1% शरणार्थियों के कारण बढ़ रहा है, तो ओवरऑल 5%। जनसंख्या 100 है, 5% बढ़ी, 105 हो गई। अब जो बेस होगा अब तो 105 ही होगा ना, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो जो भी बढ़ेगा 105 ही पे बढ़ेगा। तो पहले तो 105 था ही, और फिर 105 का 5% आपने निकाला तो 5.5 आया था, दोनों को जोड़े थे तो 110.25 आया। ओवरऑल आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला कि यहाँ पे 100% था, यहाँ पे 110.25 हो गया। तो यहाँ पर जो इंक्रीजमेंट हुआ है 10.25 का हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि y का x%, मतलब y का x% जो है z का y% के बराबर है, z का y% के बराबर है। तो आपको दिख रहा होगा ये y कैंसिल हो गया, परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो मतलब x बराबर आपका क्या बचा z। तो z बराबर क्या हो गया x। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x का 33.1/3 11 है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कहीं पे कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। तो हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 33.1/3% 11 है, मतलब 1/3 का वैल्यू आपको कितना दिया है 11, तो 1 का वैल्यू आपको निकाल देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं, 35% छात्र हिंदी में असफल होते हैं, 27% छात्र दोनों में असफल हैं। तो आपको उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया गया है, पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले परसेंटेज के फॉर्म में कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालनी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 20% इंग्लिश में फेल है, 35% हिंदी में फेल है और इतना दोनों में फेल है। तो आपको ओवरऑल दोनों छात्रों में यहाँ पर जो टोटल अनुत्तीर्ण छात्र हैं, टोटल फेल छात्र हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, टोटल अगर कहूँ फेल छात्र, फेल स्टूडेंट की संख्या आपको निकालना, टोटल फेल की संख्या निकालेंगे तो 35% प्लस यहाँ पर 20% घटाएंगे 27%, तो ये आपका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा ओवरऑल फेल का आएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो 55 आएगा। 55 में से आपको क्या करना है 27% घटा देना है। तो 55 में से आप 27 घटाइएगा तो सीधा दिख रहा है कि ये जो आपका हो जाएगा 50, 3 जाएगा इधर 28% हो जाएगा। ये 28% क्या है फेल है, ओवरऑल फेल। टोटल जो है फेल छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, वो आपका हो जाएगा 28%। टोटल 28% फेल हैं तो पास की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पास की संख्या हो जाएगी 100 में से आपको 28% घटाना होगा, मतलब यहाँ पे 72% टोटल पास छात्र हैं। और आपको दिया गया है कि टोटल पास कितने हैं 288 है, मतलब ये जो 72% का जो वैल्यू है आपको 288 दिया गया है। आपसे पूछा है कि कुल परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो 1% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 288 में आपको 72 से भाग दे देना होगा। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका 4 गुना है, मतलब यहाँ पे 1% का वैल्यू आ गया 4। तो आपको पूछा क्या है कुल, मतलब 100% की वैल्यू है, तो 4 में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, मतलब टोटल जो आपकी संख्या जो आ जाएगी वो हो जाएगी 400। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेशन वाला है, कुछ है नहीं इसमें। एक संपत्ति की कीमत आपकी इतनी थी, प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, अवमूल्यन मतलब घट रही है। अवमूल्यन मतलब क्या होता है, घट रही है, हर साल इतना 10% की रेट से घट रहा है। तो पूछ रहा है कितने समय में इसकी कीमत इतना हो जाएगी। मान लेते हैं संपत्ति कितनी है, मान के लेते हैं दिया हुआ 1 2 3 4 5 जीरो दिया गया है, 1
2, 3, 4, 5। हर साल कितना 10% के रेट से घट रहा है, मतलब 1/1/10% के रेट से घट रहा है। और ये एन आपको निकालना है कितने सालों में घट कर कितना हो जा रहा है, तो 364,500। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये इक्वल टू के उस बार ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 10, इसको हम लोग कर लेते हैं 10 का यहाँ पर बटे पे का घटाव कर लेंगे, 10-1 मतलब 9/10। तो ये आपका आ जाएगा 9/10 n। ये तो समझ में आ गया कि 9/10 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर 10 है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 10 आएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, और बटे में 10 तो है ही। तो ये जो आएगा आपका 364,545 के बाद 364,500, और ये इस साइड है, मतलब इक्वल टू के इस तरफ रहेगा। अगर उधर भेजना होगा तो आपको पता होगा कि वो क्या जाता है, बटे में जाता है। तो ये जो आपका आ जाएगा बटे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, उसको कैंसिल करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो रहा है तो 2 जीरो काट दीजिएगा। अब देखिए इसमें से किसी से कट रहा है, अगर मैं इसको 5 से कटाने की कोशिश करूँ तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35, और ये बचा आपका 14, तो 5 दूनी 10 और 5 9 45। 5 से कटाइएगा तो 5 एकम 5, मतलब 729/1000। तो अगर मैं इसको 9/10 के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि हमको 9/10 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम एन निकाल पाइएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि 9 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब होता है, और 1000 10 का क्यूब होता है, मतलब ओवरऑल 9/10 का ये क्यूब है। तो एन का वैल्यू क्लियर आपको दिख रहा है कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपसे सिर्फ पूछ दिया गया कि 3 साल बाद उसकी कीमत होगी कितनी, मतलब अभी उसकी प्रेजेंट कर रहा है कि घर की कीमत 30,000 में खरीदा है, 25% हर साल घट रहा है, तो 3 साल बाद घर की कीमत क्या होगी। तो मान लो अभी तो घर की कीमत उसका दिया ही गया है कि 30,000 है, ठीक है, हर साल 25% दर से घट रहा है। 25% का वैल्यू कितना होता है, 25% मतलब होता है 1/4, मतलब अगर वो वैल्यू 4 है तो हर साल 1 घट रहा है, तो कितना हो रहा है, हर साल वो 3/4 खुद का हो रहा है। मतलब यहाँ पर बात करूँ तो 30,000 का पहला साल भी 3/4 होगा, चूँकि 3 साल है तो 3 बार 3/4 लिखेंगे, 3/4 3/4। सिंपली आपको इसको हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हर साल 3/4 घट रहा है। 25% अगर वो घट रहा है, सिर्फ आपको अगर देखिए इस तरीके से देखिए, अगर मान लें कोई वस्तु 100% है, अगर इसमें 25% हम कम कर दें, ठीक है, 100 में से 25% कम कीजिएगा तो कितना आएगा, 75%, ठीक है। परसेंटेज को हटाइएगा तो बटे में 100 लिखेंगे, 25 से कटाइए 25, 3 × 75, 25 चौका 4, तो आ गया आपका 3/4। तो इस तरीके से आप 3/4 समझ सकते हैं कि ये वैल्यू मैंने लिखा है। ये वैल्यू अगर 3 साल तक है तो 3 बार लिखी जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, आपको कटाना है, कटा कर आप इसको आंसर लेकर आएंगे। तो आप इसको देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ कटाने का, 4 से कटाइए इसको, तो अगर मैं बात करूँ पहले 2 से कटालते हैं, छोटे 2 2 4, उसके बाद ये 15 से कट जाएगा, तो 115,000 हो जाएगा। फिर 2 से कटाइए, 15,000 को अगर मैं 2 से कटाऊँ तो 7,500 आ जाएगा, 7,500। अगर फिर इसको 2 से कटाइए तो 2 आ जाएगा, इसको कटाऊँगा मैं तो 2 3 6, और ये 15 बच गया, तो 2 7 14, और 2 बचे 10, मतलब 3750 आ गया। कितना आ गया, 3750। फिर 2 से कटाइए, तो इसको हम बांट कर 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 17, 2 × 8 = 16, 2 7 14, 2 × 8 = 10, ये कटेगा। अब इसके आगे नहीं कटेगा, इसके आगे आपको डेसिमल में ही लेकर निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 1875 × 3 × 3 × 3 और बाटा आपका 4 है। इसको आप कैलकुलेशन कर कर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप इतना कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले बनाया है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ रही है। हाँ, सेम क्वेश्चन था, वहाँ पर 100% बढ़ने की जगह पर सिर्फ डबल लिख दिया गया था कि दुगुना हो जा रही है, अर्ध त्रिज्या अर्ध व्यास करके लिखा हुआ था। हाँ, कोई भी चीज़ अगर 100% बढ़ रही है तो वो दुगुना ही होती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का जो रेडियस है अभी r है, परसेंट में r है, ये 100% बढ़ रहा है, मतलब 2r हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया था कि πr² हो जाएगा, और ये r के स्थान पर आपको 2r रख देना है, तो पाई, और ये r के स्थान पर आपको 2r रखना है, और स्क्वायर निकालिएगा, तो ये तो πr² था ही, ये आपको हो जाएगा 4πr²। ये 4πr² है, ये πr² है, डिफरेंस कितना है, तो 3πr² का है। बटे में तो πr² होगा, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, πr² ऊपर 3 × 100 बचेगा,
तो ये आपका 300% आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी में मैंने बता दिया। देखिए सेम क्वेश्चन है, कर रहा है कि थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। मान लो कि लंबाई में 20% वृद्धि हुआ, चौड़ाई में 20% कमी हुई है, ब्रेथ में क्या हुआ 20% की कमी हुई, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जिस तरीके से बनाइए, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। इसे मान लेते हैं अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% के वैल्यू आपको पता होगा 1/5 होता है। मतलब कोई वैल्यू अभी 5 है तो बढ़कर कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 5 में 1 बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरे टाइम कर रहा है ये तो ब्रेथ हो गया, सॉरी लेंथ हो गया। ब्रेथ क्या कर रहा है कि 20% घट रहा है। मतलब अगर वो कोई 5 है तो 5 में 1 यहाँ पे घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले वाला आपका लेंथ हो जाएगा, ये पहले वाला आपका ब्रेथ हो, ये बाद वाला आपका ब्रेथ हो जाएगा। सॉरी ऐसे नहीं, ये पहले वाला आपका लेंथ है, ये बाद वाला लेंथ है। तो पहले वाले के साथ ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहला वाला आपका एरिया आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाद वाले का आपका एरिया आएगा। आपको दिख रहा है कि अभी आपका जो एरिया है 25 है, बाद में 24 हो गया। मतलब 1 घटा है 25 पे, और 1/25 होता है आपका 4% का आपका कमी हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बता रहा है कि वही चीज़ है। यहाँ पर आपको बोल दिया लंबाई चौड़ाई, वहाँ पर लंबाई चौड़ाई ना बोलकर सिर्फ आयाम कर रहा है कि यदि आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि हो तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। मान लेते हैं अभी आपका 100 है, ये आपका जो लेंथ है 100 है, बढ़ गया हो गया 200, क्योंकि 100% की वृद्धि हो रही है। ब्रेथ अभी 100 है, ये भी बढ़ के हो गया 200। ठीक है, आप कैंसिल जीरो कर सकते हैं, आप चाहे तो जीरो को हटा सकते हैं, 1 और 2 लेकर चल सकते हैं। अभी आपका ये कितना आ जाएगा एरिया, 1 ही आएगा, और बाद में आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि पहले 1 था, अब 4 हो गया, मतलब 3 का वृद्धि हो गया 1 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 300% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, जिसका आपको बताया कि 12% जो है 12% प्रति वर्ष की दर से इसका मूल्य घट रहा है। तो घटने के बाद वर्तमान में मूल्य इतना हुआ तो कितने रुपए में खरीदा गया था। तो मान लेते हैं वो 100 रुपये में खरीदा गया था, और हर साल वो 12% की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब 100 है, 100 में अगर आप 12% घटाइएगा तो 88% हो जाएगा। मतलब हर साल आपका 88% घट रहा है, इतना घट रहा है। और कितने साल, 2 वर्ष पूर्व कर रहा है, मतलब 2 बार घटेगा 88, और ये अभी घट कर कितना हो गया 9680 हो गया। तो इसको आप कटा सकते हैं। अगर मैं 4 से कटाऊँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 4 से कटेगा 25 बार में, ये 4 से फिर से कटेगा 22 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। इसको इस तरह कटाने की मैं कोशिश करूँ, देखिए 11 से कटाइए, या सीधा आपको लग रहा है 11 से कटा लेते हैं। 11 दूनी 22, और 11 से कटाते हैं, 11 8 88, और बचा 8 0। अब देखिए 11 से फिर कटाएंगे, 11 से नहीं 22 से सीधे कटा देते हैं। 22 से कटाइए तो 4 बार में, 40 बार में। 2 से कटाइए तो 20 बार में। ये हो गया 625, नीचे हो गया 25 गुना 25, ऐसे हो गया x/625 बराबर आपका 20 हो गया है। तो x का वैल्यू जो आपका आएगा 625 को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब आपको सीधा से दिख रहा है कि 1350, और या और डबल करना, ये 0 हो जाएगा, मतलब 13500 हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संख्या के 25% का 40% 80 है, उस संख्या का 60% कितना होगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं। जो भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रीवियस सारे क्वेश्चन में ईजी मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन है। इसके बाद एक मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिसमें इससे एक लेवल ऊपर एक क्वेश्चन का आपको देखने को मिलेगा। तो पेशेंस रखिएगा, वो वाला प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत फायदा होगा। देखिए कि संख्या कह रहा है कि 25%, मान लेते हैं संख्या x है, तो 1 का 25% का 40% कितना है, 80 है। तो अब देखिए आपको परसेंटेज रिमूव कर देना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो सिंपली सब ऐसे कर सकते हैं, x का 25 बटे में 100 गुना 40 बटे में 100 बराबर 80। इसको आप काट भी सकते हैं 40 से 2 बार में, 25 से काट सकते हैं 4 बार में। तो नीचे जो आपका बचेगा वो 400 बराबर 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 4 दूनी 800 हो जाएगा।
आपसे पूछा है इस संख्या का 60% कितना होगा, मतलब 80 का 800 का 400 800 का आपका 60% और जीरो से जीरो 8×48 मतलब 480 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसके पहले भी हम लोग किए थे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। वहाँ पे आपको 50% नहीं 100% की वृद्धि दी गई थी। देखिए सेम क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूँ अगर मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या मैंने रेडियस बराबर कितना माना, आर माना, रेडियस बराबर आर मान लेते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो रेडियस है वो 50% बढ़ सकता है, बढ़ गया। अगर मैं मान लेता हूँ रेडियस को मैं आर नहीं 2r मान लेता हूँ, क्योंकि हमको 50% इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज होने के बाद ये 50% अगर मैं इसका इंक्रीज करूँगा तो ये 3r हो जाएगा। ठीक है, अब करें कि इसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर के स्थान पर आपको 2r फिल करना है, इसका स्क्वायर, इसमें भी पाई, और आर के स्थान पर आपको 3r फिल करना है। देखिए ये हो जाएगा 4πr², और ये हो जाएगा 9πr²। आपसे पूछ रहा है कि ये वाला है इससे कितना % अधिक है, तो आपको दिख रहा होगा कि 4πr², ये 9πr², मतलब 5πr² ये अधिक है, किस पर है, तो 4πr² पर है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 100 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 5 × 25 जो कि हो जाएगा 125% आपका वृद्धि होगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए तो गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने % कमी करनी पड़ेगी ताकि उसे चीनी का खर्च ना करना पड़े, मतलब उसे खर्च ना पड़े। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 पे आपको 1 रुपये बढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ प्राइस, अगर प्राइस अभी आपके 4 रुपये है तो आगे चल के कितना हो जाएगी, 1 रुपये बढ़ के 5 रुपये हो जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कितना खपत में आपको कमी करनी चाहिए ताकि आपका खर्चा ना बढ़े, तो कितना का देखिए, अगर इसका रिवर्स कर देते हैं, अगर 4 5 बढ़ रहा है तो आपको 5 4 कर देना होगा, तो कितना कमी करना पड़ेगा आपको, 1 रुपये कमी करना पड़ेगा, किस पे, 5 पे, तो आपका हो जाएगा 20%। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहर की जनसंख्या अभी आपका 1,76,400 है। यदि जनसंख्या की वृद्धि 5% प्रति वर्ष है तो उसी शहर की जनसंख्या 2 साल के बाद क्या होगी, मतलब 1,76,000 आपको दिया गया, 1,76,400 है, पर साल 5% बढ़ रही है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, मतलब जो जनसंख्या है 20 से 21 हो रही है। आपको 20 से 21 मतलब 21/20 आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल के लिए जनसंख्या इंक्रीज हो रही है। ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 × 8 = 16, फिर से 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, और ये 2 से कट जाएगा, 4 4 1, तो आपका जो आज आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 21 × 21, इसको आपको सिंपली हल कर देना है, मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है तो उसका आयतन कितना % बढ़ जाएगा। इसके पहले आप देख रहे थे ये क्वेश्चन जो है वृत्त पे पूछा जा रहा था, अब यहाँ से शंकु से पूछा गया है। आपको शंकु का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला पता होना चाहिए, जो कोण का होता है 1/3 πr² h। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका रेडियस पहले r है और ऊंचाई पहले h है, क्या हो रहा है कि त्रिज्या में भी 20% बढ़ रही है, ऊंचाई में भी 20% बढ़ रही है, मतलब अगर त्रिज्या पहले r है तो अभी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, न्यू रेडियस जो हो जाएगा। 20% की वृद्धि मतलब 1/5, मतलब क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 6/5 हो रहा है, तो 6/5 हो जाएगा। हाइट अभी h है तो न्यू हाइट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6/5 h हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 20% बढ़ रहा है। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग करना, पहला नॉर्मल तरीके से जब यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ था उसका मैं वॉल्यूम निकालूँ तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, तो लिखा हुआ है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, न्यू वॉल्यूम आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो 1/3 पाई r के स्थान पर 6/5 r² h, 6/5 h, ये आपका इतना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा, देखिए
1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये हो जाएगा 36 1/3 पाई 36/25 गुना 6/5 गुना आर इंटू एच। ये आपका न्यू वॉल्यूम आ गया। ओल्ड आपका इतना था, न्यू आपका इतना है, तो इंक्रीजमेंट कितना हो, ये जो 36 और 25 है, यही आपका इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इसी को आपको निकाल देना है कि कितना प्रतिशत आपका आगे बढ़ा हुआ है। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि रेडियस आपको 2 बार इंक्रीज हुआ है, तो रेडियस आपका 2 हो जाएगा 5 से 6 और एक बार हाइट हो जाएगा, तो हाइट 5 से 6, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 216। आपको देखना है कि 125 से 216 कितना इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ 216 75 और यहाँ पे 16 6 5 11 और 7 8 9 91 125 और ये 100, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 91 गुना 4/5, इतना प्रतिशत हो जाएगा। और इसको मैं आगे फर्दर इसको और भाग दूँ तो ये 0.8 हो जाएगा, 91 गुना 0.8, अगर मैं इसको गुना करूँ तो 8 कमांड 8 9 72, मतलब 72.8% आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला आपका काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको टाइम सेव करना है तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें हुआ क्या है, अगर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए ये आपके लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या जो है और हाइट है 20% बढ़ रहा है। आपको फार्मूला में सिर्फ एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर जो एच है, इसमें आपको फोकस करना है कि जो रेडियस है उसको स्क्वायर है, तो मतलब 2 बार रेडियस इंक्रीज होगा और 1 बार आपका हाइट इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर अलग अलग बोल देता कि रेडियस 20% बढ़ता और हाइट 10% बढ़ता, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रेडियस को 2 बार और हाइट को 1 बार इंक्रीज करना होता। चूँकि दोनों 20% ही बढ़ रहे हैं, तो मतलब रेडियस 2 बार बढ़ेगा, मतलब 20% का जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया होता है 1/5, और 1/5 मतलब 5 पर 1 बढ़ रहा है, मतलब 5 से वो कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो यहाँ पर आप 5 से 6 कीजिए रेडियस के लिए 2 बार, और 1 बार आपको हाइट से 5 से 6 करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे पहले वाला है, ये प्रीवियस है, ये आपका नेक्स्ट है। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, मतलब 5 का क्यूब आ गया, और 6 का क्यूब होता है 216। तो आपको देखना है कि 125 से आपका जो वॉल्यूम है 216 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, तो आपने देखा 91 हो गया। किस पे हुआ, तो 125 पे हो गया। परसेंटेज वैल्यू आप निकालेंगे 72.8 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो बी बराबर ए का x% आपको निकालना है। तो कह रहा है कि ए का आपका 80 जो % है वो बी के 50% के बराबर है। तो यहाँ से आपको बी का वैल्यू निकाल लेना है। परसेंटेज से परसेंटेज आप यहाँ पे काट लीजिए, 0 से 0 काट सकते हैं, मतलब बी का मान अगर मैं निकालूँ तो आ जाएगा 8a/5। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बी बराबर ए का x% आपको निकालना है, मतलब बी बराबर ए का x% मतलब x/100, ये आपको निकालना है। बी के स्थान पर आपको इतना फिल कर देना है। तो बी का वैल्यू आपने निकाला था 8a/5 बराबर a गुना x/100। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो इसका आंसर जो आपका निकल जाएगा 8 गुना 20 हो जाएगा 160। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि अगर कोई पहले से 100 है, इसको 40% आप इंक्रीज करिएगा तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो रेडियस है 2 बार इंक्रीज होगा क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब अगर कहूँ अगर वो 40% इंक्रीज हो रहा है तो कोई भी चीज़ 100 से 140 हो जा रहा है। 0 कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब 14/10 हो जा रहा है। पहले 10 था अब 14 हो गया, पहले 10 था अब 14 हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्षेत्रफल देखूँ तो 100 है और यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 है, मतलब पहले 100 से वो 196 हो गया, मतलब 96% यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके क्वेश्चन को फार्मूला से भी यही समझना होता है कि ये जो रेडियस है वो कितनी बार इंक्रीज हो रहा है। जो भी फार्मूला आपको देगा उसका सिर्फ जो वैल्यू होता है उसको देखना होगा। यहाँ पर रेडियस देंगे पाई आर स्क्वायर होता है और रेडियस 2 बार बढ़ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि 40% बढ़ रहा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 14/10 आ गया।
पहले 10 था, अब 14 हो गया, पहले 10 था, अब 14 हो गया, 2 बार यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो 2 बार लिख दिए। ये वाला पहले का था तो 100, 10 गुना 10 100 आ गया, और 14 गुना 14 196 आ गया। वैल्यू पहले 100 थी, अब 196 हो गई है। तो 100 पर आप देखेंगे कितना बढ़ रहा है, 96। चूँकि बेस ही 100 है तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 96% यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है। अगर मान लेते एक संख्या x है, x का 4/7 जो है दूसरी संख्या y के 40% के बराबर है, 40/100 के बराबर है। सिंपल सा, यहाँ पर आप एक्स वाई के रेडी क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 4 से कट जाएगा 10 बार में, 0 से 0 कट जाएगा तो x/y आपका हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 7/10, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। अब कह रहे हैं प्रथम संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो 7/10 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% घंटा की दर से आपको बढ़ रही है। प्रारंभ में यह संख्या इतनी थी तो 2 घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी बढ़ेगी। सेम क्वेश्चन है, 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। मान लेते हैं कि अगर वो 100 है तो 1 घंटे बाद कितना हो रही है, 102.5 हो रही है। ठीक है, सेम इसी को आपको कर देना है कि आपका दिया गया है जो मूल वैल्यू है 5.2000 दिया गया है। 2 घंटे मतलब 2 बार इंक्रीज करेगी, 100 पे आप कर सकते हैं 102.5। इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए डिटेल लिख दे रहा हूँ, बटा में 100। आप इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन है। इसका PDF डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो परीक्षा होगा उसमें आपका कैलकुलेशन भर भर के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, 2 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान में मूल्य इतनी है तो कितनी, जब खरीदा गया था उस टाइम इसको प्राइस बताना है। मान लेते हैं खरीदते टाइम इसका मूल्य x था और हर साल आपको पता है कि 20% की दर से घट रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर वैल्यू 5 है तो हर साल 1 घट रहा है तो वो 4/5 हो जाएगी। मतलब x का 4/5 1 साल के लिए, अगले साल के लिए फिर 4/5 घटने के बाद वो कितना हो जा रहा है, 40,000 हो रहा है। 4 से कटेगा 10 बार में, मतलब 10,000 बार में, फिर ये 4 से कट जाएगा 2500 बार में, और यहाँ पर नीचे 25 हो जाएगा 5/5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 गुना 25, मतलब आपका सीधा से दिख रहा है कि 62,500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मात्रा x y से 25% अधिक है। ये x है, ये y है। x जो है y से अधिक है, 25% का वैल्यू होता है 1/4। अगर ये 4 है तो ये 1 अधिक होगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 5/4। तो पूछ रहा है y x से कितना कम होगा। भाई ये y जो है x से कितना कम होगा, तो 1 से 1 कम होगा और 4 पे कम होगा। अगर परसेंटेज निकालिएगा तो 25% कम हो जाएगा। सॉरी, पूछ रहा है कि y x से कितना कम होगा, तो y x से कितना कम है, y x से कितना कम है ना, तो y x से कितना कम है, 1 कम है। और किस पे कम है, x y से अगर 25% अधिक है, x y से अधिक है, तो y x से बेस आपको ये लेना है 1/5 गुना 100, 20% हो जाएगा आपका आंसर। फिर से देखिए इसको, अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से रिवर्स करती है तो सेम हम उसको रिवर्स कर देते हैं। मान लेते 25% से बढ़ रहा है, मतलब 4 से 5 हो रहा है। अब आपको अपोजिट पूछ लिया तो 5 से 4 कर देना है, 1/5 आपको आंसर हो जाएगा। 1/5% मतलब 20%। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें 3 चौके 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों को बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत निकाला। टोटल उसका रन कितना था, 120। कितना चौका मारा, 3, तो 3 गुना 4 मतलब 12 रन आपने चौके बनाए। 8 छक्के मतलब 8 गुना 6 मतलब 48 रन उसने छक्के से बनाए। इन दोनों के थ्रू कितना रन बना, तो ये 60 रन बना। 60 रन चौके छक्के से बना दिए और 60 रन ऐसे बना दिए, तो सीधा से दिख रहा है कि 50% रन उसने दौड़ कर बनाया है। अगला देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, मान लेते कोई छात्र है, उसने 30% अंक प्राप्त किया और 45 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 45 नंबर उसको कम मिला। अगर 45 नंबर मिल जाता तो ये पास हो जाता।
30% प्लस 45 नंबर पर ये पास हो जाता है। ठीक है, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया, 42% अंक इसको मिला। जो उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है, मतलब ये पास मार्क्स से 45 आपका अधिक है, और दोनों पास मार्क्स है, दोनों को इक्वल कर दिएंगे। ध्यान से फिर से देखिए, कह रहा है एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 नंबर से फेल हो गया, मतलब उसको और 45 नंबर मिलता तो पास हो जाता। ये मैंने पासिंग मार्क्स यहाँ पे रख दिया। इसने कहा कि ये 45% मार्क्स लाया और 45 नंबर पासिंग से अधिक लाया, तो पासिंग में से 45 नंबर हम घटाएंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स बन जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब ये 42 इधर आ जाएगा और 30 उधर चला जाएगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, परसेंटेज यहाँ पे था ना, परसेंटेज तो यहाँ पे था। यहाँ पे होगा क्या, ये परसेंटेज वाले परसेंटेज के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 42% इधर बड़ा है तो 42 माइनस 30 हो जाएगा, और ये 45 बड़ा है, दोनों की तरफ 45 है, नहीं सॉरी एक छात्र, हाँ दोनों 45 है, तो 45 ये तो दोनों जीरो ही हो गया ना, मतलब ये तो जीरो हो जाएगा। 42 मतलब 12% बराबर जीरो। आई थिंक क्वेश्चन में गलत है। 30% प्राप्त किया, 45 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक था, तो ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, मैंने गलती कर दी, ये आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस पहले से है, ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45 45 90 हो जाएगा, मतलब 12% का वैल्यू 90 है। और आपको निकालना कितना है, पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स कितना है 30% प्लस 45, मतलब 30% आपको निकाल लेना है। 12% इतना है, हमको चाहिए 30%, तो कैसे हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे, 1% बराबर हो जाएगा 90/12, और 30% निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कटा सकते हैं 3 से, 3 चौका 12 और 3 से 10 बार में, 4 से कटाइए 2 से, सॉरी 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 5 10, और ये कटाइए 45 से। अब ये आप मल्टीप्लाई करिएगा, 45 गुना 5 50 25 पंजों का 20 2 22, 225, ये आपका 30% आ गया। तो 225 30% में उसको कितना नंबर चाहिए था, 45 नंबर। अब इसको 45 जोड़ दीजिएगा, तो 45 में आप 25 जोड़िएगा तो 70 आ जाएगा, 270 नंबर इसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। पूर्णांक पूछ रहा है ना, पूर्णांक, अगर ये पूर्णांक 100% आपका पूछ रहा है, अगर मैं 30% अगर देखिए 225 आपका 30% हुआ तो 100% आपका इतना हो जाएगा। 3 से कटाएंगे 10 बार में, 3 से कटाइएगा, 3 7 21, 3 5 15, ये 750, पूर्णांक आपका 700 हो जाएगा। ये मैंने पासिंग मार्क्स निकाल दिया। ये पूर्णांक पूछ रहा था, मुझे लगा कि पासिंग मार्क्स पूछ रहा था। पूर्णांक आपका हो जाएगा 750 और पासिंग मार्क आपका हो जाएगा 270। यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है, तो पूछ रहा है कि रमन की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। पहले ही मैंने बनाया था। अगर मान लीजिए 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4 है, मतलब 4 से 5 हो रहा है। तो अगर अपोजिट बात करेंगे तो 5 से 4 होगा, मतलब 5 पे 1 घट रहा है, तो 1/5 गुना 100, तो कट जाएगा 20%। एक्स का 90% 315 है, तो एक्स का मान निकालना है। काफ़ी इजी सवाल है। एक्स का 90% 315 है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 90% इतना है, 100% यहाँ पे गुना कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट रहा है, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27, कितना बचा, 9 3 27, 4 9 5 45, 35 गुना 10 350। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 4.9 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना होता है तो हम करते क्या है, परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, 100 से गुना देंगे या 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 4.9, 2 प्लस और बार डेसिमल चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 4.49, यहाँ पे 1 2 2 डिजिट बार हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.049%। ये राधा का वेतन सलमा के वेतन से 20% कम है। सेम सिचुएशन, 20% का वैल्यू होता है कितना, 1/5, मतलब राधा का वेतन सलमा के वेतन से, सलमा का वेतन 5 है
राधा का वेतन इसका 1 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उससे पूछ रहा है कि सलमा का वेतन राजा से कितना अधिक है, तो अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 से 5 कर देंगे, मतलब 1 बढ़ रहा है 4 पे, तो मतलब 1/4 का हो जाएगा 25%। एक व्यक्ति की मासिक आय 18,000 रुपये है। यदि उसके वेतन में 30% की वृद्धि की गई तब उसकी मासिक आय कितनी है। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, ठीक है। मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन, सारा आपका बिहार के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हूबहू रखा गया है। तो क्वेश्चन का लेवल मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी ईजी है, ईजी से मॉडरेट ही होगा। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा उसको आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें कर रहा है कि 18,000 आपको है, उसका 30% बढ़ाना है, मतलब 18,000 का 130% आपको निकाल देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, मतलब 180 गुना 130 आपको कर देना है। आपको सीधा दिख रहा है कि यूनिट डिजिट में कहीं भी 4 होगा, 4 मैच कर रहा है, तो 18 गुना 13 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 तरीका 24, 2 3 एकम 3, 2 5 1 8 1 1 4 8 5 13, 234 कहाँ पर है, ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमको लग रहा है कि सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, आप अपने से कर लीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन दिखाने का पर्पस था कि जो भी प्रीवियस ईयर आपका PYQ क्वेश्चन है वो मैंने रखा है, ताकि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सब आप अपने से PDF डाउनलोड करके कर लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं बना दे रहा हूँ, VVI इंपॉर्टेंट है। कर रहा है कि आम के मूल्य में 25% कमी होने के बाद 60 रुपये में 4 आम अधिक क्रय मूल्य कर पाता है, मतलब 60 रुपये में उसको 4 अधिक आम मिल जा रहा है, तो एक आम का घाटा हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है। अभी आपको पता है कि अभी आम का मूल्य कितना है, 60 रुपये है, कितना घटा 25%, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा, 4 बार में, और ये यहाँ पे कट जाएगा 15 बार में, मतलब 15 रुपये में 4 आम मिल रहा है। 15 रुपये में कितना आम मिल रहा है, 4 आम मिल रहा है, तो एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 15/4, जो कि आपको हो जाएगा 375। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके घाटा हुआ मूल्य है। अगर आपसे पूछता कि पहले का मूल्य कितना था, तो आपको पता होगा ये आपको 25% घाटा होने के बाद है, मतलब ये 75% की वैल्यू है, 3.75। तो आपको 100% निकाल देना है, 75 गुना 100, आप इसको हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको हटाऊं तो बटे में आपका 100 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 से कटाइए 3 बार में, और इसे कटाऊँ 25 से 1 बार में, यहाँ पर दिख रहा है 4 8 12 3 15, 15 बार में, और 3 से कटेगा 5 बार में, मतलब यहाँ पे 5 रुपये आ जाएगा। पहले आम का मूल्य 5 रुपये था, अभी आपका 3.75 है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड कर एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और नेक्स्ट ये जैसे ही सारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन का लेवल होगा, इससे से एक लेवल अप ही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका परीक्षा से जो भी अपडेट होगी, कंटेंट होगा, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।